किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, तो तमाम बातों को खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं है और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर में कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। जो घटना हुई है वो तो बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक भी है और सरकार की काम करने की छवि को भी धूमिल करने वाली है। पूरे राजस्थान का और दुनिया में और हिंदुस्तान में जिस प्रकार का इस घटना को देखने के बाद लोगों ने जो मन बनाया वो वास्तव में बहुत ही दुखद है। मुझे जो बात कहनी वो ये है कि इस घटना की जानकारी बहुत प्रारंभ से पुलिस के पास थी। यहाँ ड्यूटी बनती थी कि घटना इस प्रकार की है। ये 5वीं घटना है राजस्थान की, एक दो नहीं है, एक के बाद एक सीरीज में चली है। तो सरकार को इसको बहुत सीरियसली और विशेष करके एसपी को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और इसमें उसको स्वयं को इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल थानेदार को सस्पेंड करने से इस समस्या का समाधान पुलिस नहीं कर सकेगी। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर और खास खबर में हम बात करेंगे उदयपुर के जघन्य हत्याकांड। ये कोई एक हत्या नहीं है, ये कहूं कि एक आतंक का ऐसा नंगा नाच जिसको लेकर के हमें चौकन्ना रहना होगा और हमें सजग भी रहना होगा। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को, कई कड़ियों को जोड़ दिया जाता है, लेकिन कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि ऐसे नापाक इरादे रखने वाले दहशतगर्द केवल अवसर तलाशते हैं। अभी जो जानकारी सामने आ रही है, हालांकि एजेंसी अपना काम कर रही है, एनआईए पूरी जांच कर रही है, क्योंकि यह केस जिस तरह से जिन धाराओं में दर्ज किया गया है उसमें केंद्रीय एजेंसी टेक ओवर कर सकती हैं, उसमें जांच कर सकती हैं, स्टेट की एजेंसी उसमें सपोर्ट कर सकती है। तो एटीएस राजस्थान और एनआईए मिलकर के इसकी जांच कर रही हैं। मौका मुआयना किया है घटनास्थल का, तमाम पहलू परिस्थितियां जो पोस्ट की गई थी वो, उसके अलावा जो धमकी भरा व्हाट्सएप मिला था या उन्हें वॉइस मेल मिला था, वो तमाम चीजों को एनआईए देख रही है। अभी जानकारी ये भी आ रही है कि इन दोनों दहशतगर्दों में से एक 14-15 के दरमियान पाकिस्तान के कराची में ट्रेनिंग भी ली है और कहां लेकुना रहा हमारे सिस्टम का, कोई खामी रही। अगर कोई दहशतगर्द विदेश में ट्रेनिंग लेकर के आए और हम लोग खामोश रहें, खामोशी की एक अलग बात होती है कि पता नहीं लगा पाए, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो चलिए हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अनिल गोठवाल साहब हैं, हमारे साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी लायक हसन साहब हैं, भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले लायक साहब आपके पास आना चाहूंगा कि ऐसे जो दहशतगर्द होते हैं, मेरा मानना है कि उनका ना कोई मजहब है, ना कोई ईमान है, ना जाति धर्म होता है। हमारे संस्कार या दुनिया के कोई भी मुल्क के जो
अमन चैन चाहते हैं, उनके संस्कार तो यही कहते हैं। क्या कहेंगे इस घटना पे आप? ये घटना का मेरे एक दोस्त है आलोक शर्मा जी, वो शायद और अच्छे कट्टर वो हैं हिंदू, मतलब एक तरह से, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त हैं वो। उन्होंने जैसे मेरे शब्द रह गया, मतलब शुभ रह गया कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ, जबकि इतना आजकल इतनी नफरतें हो गई हैं। तो मैंने ये तो आग में घी डालने वाली बात हो गई। ये तो एक तरह से देश को एक बहुत गलत रास्ते पर ट्रैक पे ले जाने वाली। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए कि आगे और ये कोई घटनाएं नहीं हो, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उनको अलग अलग धर्म के नाम पे ही लोगों को लड़वाया जाता है, धर्म के नाम पे उनको बताया जाता है कि ये इससे तुम ऐसा होगा तुम। तो मेरा तो मानना ये बहुत गलत हुआ है जी। चलिए, मैं गोठवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। इसमें कहीं कोई चूक कही जा सकती है, क्योंकि जो दहशतगर्द जिसको लेकर के जांच की रिपोर्ट सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि हत्या नहीं, ये आतंक फैलाने की एक साजिश थी। तो कोई हमारा सिस्टम में कहीं चूक रही है, इंटेलिजेंस फेलियर माने इसको, कि कोई आदमी विदेश में जाके ट्रेनिंग लेकर के आ जाता है और अभी ऐसे एक अवसर का इंतजार उसे होता है कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसमें मैं अपने नापाक इरादे हैं उनको उस दहशत तक पहुंचा सकूं, जो मुझे लगता है कि उधमपुर की घटना के रूप में देखने को मिला है। कहीं चूक है इसमें? देखिए, ये सीधा सीधा एक नृशंस हत्या है और एक सोची समझी एक ट्रेनिंग शुदा जो व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो कि इस तरह के नृशंस हत्या से पहले वीडियो डालता है, चैलेंज करता है। उसके बाद में जब घटना कारित होती है, वारदात के समय का वीडियो है, और उसके बाद में और वारदात करने के बाद में और स्वीकार करना और जिम्मेदारी लेना, ये एक इंटरनेशनल और सोची समझी कहीं ना कहीं इसके अंदर इनपुट जरूर ऐसा दिखाई देता है। मेरा ये मानना है कि जब घटना 11 तारीख को बात आ गई थी और उसके बाद में वायरल वीडियो हुआ और धमकी भरा एक वायरल हो रहा था वीडियो, उसके ऊपर कॉग्निजेंस नहीं लेना, और 11 तारीख को जबकि इसके द्वारा डाली गई जो भी नुपुर शर्मा के पक्ष के अंदर, वो भी एक गलत था। पुलिस ने एक्शन लिया, उसको गिरफ्तार किया, मरने वाले मृतक को, लेकिन जो मृतक को धमकी दी गई थी उसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए था। और उसके बाद में आप देखिए कि उसके बाद में थाने में बुला के बैठा के राजीनामा करा रहे और उसका संज्ञान कोई नहीं ले रहा है, और ये घटना कारित हुई नहीं। घटना एक किसी दो व्यक्ति लड़ते हैं, अपराध हो जाता है, कत्ल भी हो जाते हैं, लेकिन इसको जो रूप दिया गया है और जिस हिसाब से इसका किया गया, उस तरह से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी चूक है, और वहां स्थानीय पुलिस को इसका ज्ञान ही नहीं है। आप देखिए कि समझौता किस आधार पे कराया गया, और फिर पुलिस कह रही है उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई गई। तो ये क्वेश्चन तो खड़े होंगे सरकार के ऊपर। जो भी कानून व्यवस्था की स्थिति है वो आज नहीं बन सकती थी अगर उसको सुरक्षा मुहैया। आप देखिए कि उसी को कह रहे हैं कि आप 5-6 दिन दुकान बंद कर लो, क्यों नहीं जाब्ता किया गया, क्यों नहीं उनको पाबंद किया गया। अच्छा, आप ये देखिए कि और जो आए थे समझौते के अंदर वो कौन कौन थे, कैसे हुआ, ये तो अगर मान लो पुलिस के सामने अगर इस तरह की वारदात आती है, कोई घटना कारित होती है, और उदयपुर तो पहले से संवेदनशील इलाका है, उसको क्यों नहीं देखा गया, क्यों नहीं यहाँ से इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया। वीडियो के ऊपर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, वायरल हो रहा है, उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास इनपुट नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ कमी है और बहुत बड़ी खामी है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा आसूचना तंत्र है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है। बिल्कुल, इसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और हत्या के बाद काफी कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन दहशतगर्दों को पास ही जिले राजसमंद में दबोच लिया गया, जो भीम वहां के एक तहसील है। वहां पे उन 5 पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी उन्हें दिया जाएगा, ये राज्य सरकार ने अनाउंस किया है। खैर चलिए, जिन्हें गैलेंट्री मिलेगा, जिन्हें संविदा पे लगा दिया जाएगा, लेकिन
आखिर ये स्थितियां बनी क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है। एनआईए जांच करेगा, तमाम परतों को खंगालने की कोशिश करेगा, उसके बाद में बहुत सारी चीजें साफ होंगी कि क्या किसी संगठन का हाथ था या लोकल स्लीपर सेल तैयार हो रहा है जो आतंक को इस तरह से प्लेटफॉर्म दे सके। एक बड़ी चिंता की बात है कि कोई आदमी विदेश जाके ट्रेनिंग लेकर के आया और हमें उसका एहसास भी नहीं हो सका कि उसके नापाक इरादे क्या हैं और उसे हम कुचल नहीं पाए। खैर, घटना के बाद आक्रोश के बाद जिस तरह की स्थितियां बनी, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उदयपुर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया, पूरे प्रदेश में धारा 144, एडिशनल डीजी जिन्हें संभाग की जिम्मेदारी है उन्हें संभाग मुख्यालय पर आगामी आदेश तक तैनात रहने के लिए कहा है, उनकी रिपोर्ट वहीं रहेगी। और जो कन्हैया लाल मृतक हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। काफी तनावपूर्ण शांति से कह सकते हैं। कई जगह पे प्रदर्शन में है। राजस्थान के ही भीम में प्रदर्शन के दरमियान एक धारदार हथियार से एक पुलिसकर्मी पर हमला भी किया गया। खैर चले, लेकिन जन टीवी की ओर से हमारे तमाम दर्शकों से, हमारे गेस्ट की ओर से हम अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, वो काम करेंगी। हमें इंतजार करना चाहिए कि ऐसे कहीं और तो लोग नहीं हैं जो ट्रेनिंग लेकर के आए हों या फिर ये उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हों जो अभी पुलिस गिरफ्त में है। चलिए, मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, निश्चित रूप से आप में आक्रोश है कि घटना हुई है और घटना को देख करके कोई भी स्तब्ध रह सकता है और किसी का भी खून खोल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और एजेंसियों पे भरोसा रखना चाहिए कि वो तय तक जाएंगी। लेकिन अब उसके बाद क्या? देखिए योगेंद्र जी, आप कह रहे हो कि एजेंसियों पे भरोसा रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि एक तरीके की आतंकवादी घटना है कि इतनी बड़ी घटना हो रही है और एजेंसियों को पता नहीं चलता। 11 तारीख को अगर वो व्हाट्सएप पे कोई वीडियो वायरल करता है तो तुरंत पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में 2 दिन बाद उसको जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद में उसको धमकी मिलती है। धमकी मिलने की वो सूचना पुलिस थाने के अंदर देता है। एफआईआर लॉन्च कराने के बावजूद भी पुलिस उसको समझौते की बात कर रही है, न कि उन जो लोग धमकियां दे रहे हैं उसको पकड़ने का काम नहीं करती है। तो ये सीधी सीधी गहलोत जी की तुष्टीकरण की राजनीति है कि उनको पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई न करने की वजह से उसने दुकान खोली। दुकान खोलने वाले दिन सेम डे उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये सीधा सीधा गहलोत जी की तुष्टीकरण की, जो कि पिछले 3 साल 3.5 साल के अंदर जो राजस्थान के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। करौली के अंदर क्या हुआ? करौली के अंदर दंगा होता है और जो मुख्य अपराधी है उसको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया जाता है। जोधपुर के अंदर दंगा होता है, उसमें जो दंगावादी आदमी है उन लोगों को गिरफ्तार करते हैं, रातों रात उनको जमानत दे दी जाती है। तो ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या चीज है? आप ये देखिए, एक एमएलए यहां पे धमकी दे रहा है चिकित्सा मंत्री को कि मेरे 4 मुसलमानों को आपने ट्रांसफर कैसे कर दिए। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? गहलोत जी को उसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि एक एमएलए क्या बोल के जा रहा है कि मेरे 4 आदमियों को आपने ट्रांसफर कर दिए, कैसे कर दिया? वो चिकित्सा मंत्री उस पर गिड़गिड़ा रहा है। तो राजस्थान के अंदर आए दिन तुष्टीकरण होती है। जब हिंदुओं का त्योहार होता है तो 144 लगा दी जाती है और पीएफआई को कोटा के अंदर आंदोलन रैली निकालने के लिए परमिशन दी जाती है। तो ये गहलोत जी की तुष्टीकरण है। गहलोत जी यहां पे हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और बेचारे क्या उसकी क्या गलती थी? उसने वीडियो किया, उसने माफी मांगी है कि भाई मेरे बेटे से गलती हो गई है। इसके बावजूद भी उसको मारा गया और इस तरह से मारा गया। 26 जगह से उसको जगह जगह से काटा गया है। तो मैं तो इस अपराध के लिए मैं उनको फांसी की सजा की मांग करता हूं। मैं तो ये चाहता था कि कल उसको इनकाउंटर के अंदर उड़ा दिया जाए, जिस तरह से हैदराबाद के अंदर इनकाउंटर किया था उस तरह से इनका इनकाउंटर हो जाता। या मोदी जी का, योगी जी का राज होना चाहिए बिल्डोजर वाली, कि तुरंत उसमें एक्शन और उसके घर वालों को, उनकी बिल्डिंगों को बिल्डोजर से तहस नहस कर दिया जाए। देखिए, मैं आपके आक्रोश को समझ सकता हूं, लेकिन हम संवैधानिक मर्यादाओं में बंधे हुए हैं और संवैधानिक दायरे में रहना भी चाहिए। मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है, उससे हम सब लोग बंधे हुए हैं। एनकाउंटर करना सहज बात है, लेकिन हम एक नियम घटना हो गई है। आप ये बताइए, मुझे बताइए कि 11 तारीख को उसको गिरफ्तार किया है, उसको गिरफ्तार करने के बाद में उसको धमकी दी जा रही है। इसके बावजूद भी एक्शन अगर पुलिस नहीं लेती है तो ये पुलिस का गहलोत जी की फेलियर नहीं है कि वो गृह मंत्री है, उनको रिजाइन करना चाहिए, इससे रिजाइन करना चाहिए। आप ही देखिए कि राजस्थान में करौली में घटना हो रही है, अलवर में घटना हो रही है, जोधपुर में घटना हो रही है, जगह जगह घटनाएं हो रही है। गर्ग साहब सुनिए, अप्रिशिएट कोई नहीं कर सकता इस घटना को। हर किसी को तकलीफ है इस घटना की, सुनकर हर कोई हैरान है, वो चाहे कोई भी हो। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस बात का जघन्य अपराध बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने अपने वीडियो वायरल किए हैं, सबसे अपील की है कि ऐसे दहशतगर्दों का
मुस्लिम धर्म में कोई स्थान नहीं है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों के पार्ट पे लेकुना रहा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि हम संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल रखते हैं, और अगर वो सब कुछ नहीं होगा तो मुझे लगता है कि फिर कोई सिस्टम नहीं रहेगा। मैं आपके बिल्कुल जो आपका आक्रोश है उससे सहमत हूं। मुझे भी ऐसी स्थिति लगती है कि कहीं ना कहीं सिस्टम की चूक रही है, जिसकी वजह से कन्हैयालाल की मौत हुई है। मैं अरुण जी के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, बैठकों के दौर चल रहे हैं, गहलोत साहब ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, क्योंकि ये एक हम सबकी नजर में इन्वेस्टिगेशन की अब तक की जो बात आई है, महज हत्या नहीं है, ये आतंक का जीता जागता एक नंगा नाच है। जो दहशतगर्द जो कुछ तालीम लेकर के आए उसको यहां अप्लाई करने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से इसे हम बहुत छोटे से अपराध के रूप में देख नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि सब लोग इसमें कोशिश भी कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि आतंक से जुड़ी घटनाएं हैं, क्रॉस द बॉर्डर, इसकी जांच की जाएगी। एनआईए जांच कर रही है, एटीएस और एसओजी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और जो स्थिति होगी सबके सामने होगी, चाहे कोई भी हो, बच नहीं सकेगा, और तय में जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी जो आक्रोश है वो इस बात को लेकर के निश्चित रूप से है कि सिस्टम में लेकुना है, और लेकुना इस कदर है कि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि नीचे जो कारिंदे या डिप्लॉय किया हुआ है सिस्टम स्टाफ, उनको ये लगता है कि शायद यही सबसे बेहतर होगा, और एक तुष्टीकरण की बूझ इसमें आती है। ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, चाहे बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठे वो हों, चाहे राजस्थान में बैठे हों, उनका सीधा आरोप है कि निश्चित रूप से कई घटनाएं हो चुकी है। निश्चित रूप से जो स्थितियां दिखती हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण कर रही है। ये आरोप है बीजेपी का। देखिए योगेंद्र जी, अब इस घटना ने हिला के रख दिया है पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, क्योंकि जैसा आपने भी कहा ये कोई मामूली हत्या का केस नहीं है। ये राजस्थान के लिए बड़ा नया अनुभव है। पहली बार ऐसी पाश्विक हत्या की गई, उस पे गर्व किया गया, उसका वीडियो रिलीज किया गया, मर्डर करते हुए वीडियो रिलीज किया गया, बाद में खुशी जताते हुए वीडियो रिलीज किया। ये सब नया है, ये पहले कभी नहीं हुआ है राजस्थान में। तो निंदा तो बहुत छोटा शब्द है, मतलब ये सहन करने योग्य अपराध नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और न केवल इसकी जांच होनी चाहिए जो बिल्कुल इमीडिएटली शुरू हो गई है, वरना कई बार अपराधी बिल्कुल चंगुल से बाहर भाग जाते हैं, हफ्ता लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। शुक्र है कि ठीक टाइम पे पकड़े गए दोनों जो मुख्य साजिशकर्ता हैं, और केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां मिलजुल के इसकी डिटेल में जा रही हैं। अब हमारे पास बहुत सारी जानकारी है, फोन कॉल्स ट्रैक हुई हैं, ये फैक्ट पता लगा है कि ये उनमें से एक ट्रेनिंग लेके आया है पाकिस्तान से। तो ये सब है। और इसके बाद में एक बात जो कहना चाहता हूं बहुत महत्वपूर्ण है और सब पे लागू है। देखिए, आग की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ना भारतीय जनता पार्टी होती है, ना कांग्रेस होती है। आग विकराल अगर होती है तो आग होती है, और उसकी जद में पूरा समाज आता है। तो हम सब की पहला कर्तव्य तो ये है कि सभ्य लोगों का हमेशा ये पहला कर्तव्य है कि कहीं आग लगी हो तो पहला काम उसको बुझाने की और पहला कदम लिया जाना चाहिए, और बहुत संयम सतर्कता से। देखिए, हम बहुत नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, हम चाहें तो इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, देश उस मोड़ पे खड़ा है। सबको संयमित रहकर इस बीमारी का इलाज सोचना चाहिए। इसकी मैं एग्री करता हूं कि ऐसे जघन्य अपराध की सजा एग्जाम्पलरी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे इसको ले जाना चाहिए, और जल्दी से जल्दी लोगों को पता लगे कि ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, ये तालिबान वाला देश नहीं है, यहाँ इस तरीके की कोई भी गतिविधि स्वीकार्य नहीं है, और इसमें सबको साथ देना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये वो मौका नहीं है जहां हम एक दूसरे पे ब्राउनी स्कोर पॉइंट करें। डिबेट में से तो हम निकल के चले जाएंगे कि मैंने बिल्कुल उधर की बात
साफ साफ कह दी आदि आदि, लेकिन मसला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण है। तो अब इसी सिलसिले में मैं इस बारे में भी नहीं बोलना चाहूंगा कि तुष्टीकरण की क्या परिभाषा है, तुष्टीकरण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है तुष्टीकरण की, क्या परिभाषा होती है? राजस्थान के अंदर इतनी घटनाएं हो रही है, जोधपुर के अंदर आप रात को कोर्ट खुलवा देते हो और उसको जमानत दे देते हो, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? करौली के अंदर जिसने दंगा फैलाया है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? भीलवाड़ा के अंदर आदमी को मार के जाता है, इसके बाद में आपने क्या किया? आपने आप ये बताइए कि जहां भी है तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, गिरफ्तार नहीं कर रहे हो उन लोगों को, गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, आपकी मजबूरी हुई है तब जाके गिरफ्तार हुए, तब जाके आपको गिरफ्तार किए। कहां तक आपको यहाँ पे हिंदुस्तान की जनता यहाँ पे देगी राजस्थान के अंदर? जवाब सुनिए। ये मेरी चॉइस है कि मैं उत्तेजित ना हूं। आप किसी तो आप बताइए ना, एक एमएलए बोल रहा है चिकित्सा मंत्री उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे आदमियों का ट्रांसफर कर दिया, कैसे हिम्मत हुई आपके ट्रांसफर करने की, और वो चिकित्सा मंत्री का ट्रांसफर कैंसिल कर रहा है। सुनिए गर्ग साहब, हर चीज को रिपीट से कोई फायदा नहीं है, ये एक बार सुनिए तो सही। अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, एक बार आप शॉर्ट में आप बोलिए, मैं दूसरे मैं ये कह रहा हूं कि इनको सख्त सजा देने का इंतजाम करेंगे, और अब ये तो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इंटेलिजेंस फेलियर है, किस लेवल पे है? अब जैसे आपने कहा कि 14-15 में वो गए थे पाकिस्तान और ट्रेनिंग लेके आए हैं, इट्स ए जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें प्रदेश या जिला, वापस आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौट रहा हूं मैं, गोठवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर देखिए, आक्रोश वाजिब हो सकता है, प्रतिपक्ष का अधिकार है कि वो आवाज उठाए, सरकार की जवाबदेही बनती है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन हम सबके सामने चिंता का विषय है, अगर कोई व्यक्ति, इसमें बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है, एनआईए बहुत उचित समय पे, बहुत सही समय पे पहुंची है, और क्योंकि जिस तरह से वीडियो बना करके उसे वायरल करना और प्रधानमंत्री को भी चुनौती देना, मुझे लगता है कि हम केवल आईएएस की जो हत्याकांड और ये जो देखते थे चैनल्स पे, उसका एक नमूना पेश किया जा रहा है। तो एनआईए निश्चित रूप से है, गवर्नमेंट का सही कदम है कि एटीएस के माध्यम से जांच की जाएगी, उसमें तय में जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी डेप्थ में पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाना चाहिए, और मैं उनसे गुजारिश भी करूंगा कि धैर्य रखें, संयम से काम लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रदेश के सामने और देश के सामने आ गई है कि कोई आदमी इस तरह से ट्रेनिंग लेकर के आकर के अपने नापाक इरादों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस दुस्साहस से निपटने के लिए मुझे लगता है कि ठीक है, आज कहीं पे इंटरनेट बंद है, कहीं पे प्रदर्शन है, ये सब लोगों का आक्रोश है, और आक्रोश इससे मैं गलत भी नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का जघन्य हत्याकांड है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए उस आक्रोश की भी। लॉ एंड ऑर्डर, सारी सिचुएशन अगर उधर चली जाएगी, जांच प्रभावित तो ना हो, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए कि जॉइंट एजेंसी इस पे वर्क कर रही है, इसे सही दिशा में जाने के बाद में एक्चुअल में खुलासा भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक पकड़ा गया है इनमें से, जो कराची ट्रेनिंग लेकर के आया, ऐसा तो नहीं लग सकता है कि केवल बस ट्रेनिंग लेकर के आया, कोई ना कोई इसकी तह में जाने से कुछ चीजें खुलेंगी। क्योंकि मैं इस वजह से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की धरती का वासिंदा, राजस्थान में इस घटना को कारित किया, लेकिन हमारे जो एजेंसीज आई भी हो चाहे दूसरी हो, मोटी पगार लेते हैं। ये फेलियर नहीं है कि कोई आदमी कराची जाके आया, कब गया है, क्यों गया था, क्या हम, तो ये एक सिस्टम को इसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हाँ, नहीं देखिए, अब राजस्थान पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज है और एक चुनौती है। सबसे पहली चुनौती तो यह है कि देश में, उदयपुर में, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखें। अपील की है सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, कि आप शांति बनाए रखें, सामाजिक सद्भाव बना रहे। ये एक पहला कर्तव्य हो जाता है किसी भी प्रशासन का, शासन का, सरकार का। तो पहला कर्तव्य तो हमारे सामने ये है। दूसरा ये कर्तव्य है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति हो जाना, मान लो ये आज हुआ है, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको इस सीमा तक, हमें तय तक जाना पड़ेगा कि इनके साथ और कहाँ इनके तार जुड़े हुए हैं और इनके संपर्क में कौन है, या इसकी कोई तैयारी कर रहा है। तो वो ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बिल्कुल, एक संगठन का नाम भी सामने आया है और जिससे इनका ताल्लुक बताया जा रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि दूसरा ये, और तीसरा एक बहुत बड़ा है कि ऐसे जघन्य जो अपराध के अपराधी हैं उनको सजा तक, फांसी तक पहुंचाने का, अंजाम तक पहुंचाने का कार्य भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से पुलिस को आगे करना चाहिए। जैसा कि मुख्यमंत्री और सरकार ने कहा है कि इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत लिया गया। केस ऑफिसर स्कीम का मतलब है कि इसकी कार्यवाही तुरंत प्रारंभ कर दी जाए, इन्वेस्टिगेशन होते ही। अभी तो एनआईए के हैंडओवर हो गया है केस, तो मुझे लगता है कि क्योंकि एनआईए का अपना एक, क्योंकि हमारे पास में लिमिट्स हैं और सीमित संसाधनों में एनआईए के एक वाइड उसका अपना रोल होता है, तो मुझे लगता है कि और ज्यादा डेप्थ में कि कहां से तार जुड़े हैं, कहां गए, किस रूट को इन्होंने अपनाया, क्रॉस द बॉर्डर किन लोगों से संपर्क में थे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस भी अगर इस पे कार्रवाई करेगी तो एनआईए का सहयोग लेगी, तो आई थिंक एनआईए ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें रोल प्ले कर पाएगी। हाँ देखिए, ये बिल्कुल सही है कि एनआईए का रोल इसलिए आ जाता है कि एक तो देश के प्रधानमंत्री को इसके अंदर धमकी दी गई है, नंबर एक। एनआईए जो देश से बाहर जिन लोगों के संबंध है उनके बारे में जांच अच्छी तरह कर सकता है, खुल के कर सकता है। राजस्थान पुलिस का दायरा प्रदेश तक है, देश तक है, तो इसलिए एनआईए को तो जोड़ना वाजिब है। और वो जो देश से बाहर के तार जुड़े हुए हैं या राजस्थान के प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से इनके कोई मिलने वाले हैं, कोई आप जैसा बता रहे थे स्लीपर सेल है, वो भी ऐसी कोई घटना है, क्योंकि ये एक पूरे देश के अंदर ये एक सिलसिला चल सकता है, तो उसको रोकने की आवश्यकता है। तो ये हमारे सामने सबसे पहला तो है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति बनी रहे। दूसरा है कि इसके साथ और कौन जुड़े हुए, तीसरा अपराधी को सजा मिले। ये एक कार्य होता है प्रशासन का, शासन। निश्चित रूप से देखिए, घटना जो है एक ऐसा जघन्य अपराध है, हत्या का है। हत्या भी एक मुझे लगता है कि बहुत छोटी बात है इसके लिए, क्योंकि ये सीधा आतंक है और उसके ऊपर एक्शन निश्चित रूप से गवर्नमेंट ले रही होंगी, ये हम सबको भरोसा रखना चाहिए। मैं आपके पास आना चाहूंगा लायक हसन साहब, एक बात ये निकल करके आती है, अक्सर बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि पाठशाला जो जिस तरह से आतंक की चलती है, कई लोगों को मौलवियों को जोड़ दिया जाता है। कई लोग ये कहते हैं, अभी जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति, एक संरक्षण दिया जाता है एक कौम को, इस वजह से सारी चीजें आ रही हैं। कभी ये चर्चा करते हैं कि आखिर हमारी कौम पे ये इल्जाम क्यों है? अगर ऐसे दहशतगर्द हों तो उनको बिल्कुल बेपर्दा करना चाहिए। मैं आपके बात से सहमत हूँ, हम इस पे काम भी कर रहे हैं जी। कि भाई धर्म से ही आदमी आतंकी बनता है, धर्म से आदमी अच्छा ही बनता है। तो धर्म की गलत परिभाषा से ही इंसान गलत परिपाटी पे चल जाता है। और जो भी धर्म गुरु है उनको सोचना चाहिए, और उनके भी अगर इनके साथ किसी धर्मगुरु का नाम जुड़ा हुआ है तो उसको भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसकी बात की तह तक जाए ये आगे। और अगर और भी ऐसे लोग हैं, वो ऐसा ना हो कि और कोई घटना हो जाए हमारे से फिर चूक हो जाए। तो अगर इनके साथ और भी लोग हैं तो उनको भी पकड़ना चाहिए। मैं तो जरूर मैं इनके खिलाफ हूँ कि, और हमें धर्म की सही व्याख्या करना चाहिए। अब सब बताना चाहिए कि धर्म एक्चुअल में है क्या। धर्म में तो सब जगह एकम ब्रह्म दिव्य नास्ति ला इलाहा इल्लल्लाह सब जगह लगा। ऐसा रामचरितमानस में जो है बालकांड में लिखा है, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते नर षष्ठी दंपति धर्म आचरण का, कि जो हमारी माता पिता है उन अनुपम षष्ठी बनी वो एक ही थे। ऐसे ही हर धर्म में यही लिखा है कि सब एक ही माँ बाप की संतान है। उनके आचरण बहुत अच्छे थे, धर्म दंपति धर्म आचरण नहीं का। तो हमें तो धर्म की तो व्याख्या ही गलत कर दी लोगों ने, तो वो धर्म मान के वो ये काम करते हैं। तो धर्म गुरुओं को भी इनको पकड़ना चाहिए। अगर कोई जुड़ा हुआ है तो नहीं है, ये अकेले ही है तो अच्छी बात है कि वो आगे नहीं होगा। और अगर इनके साथ लोग हैं तो उनको पकड़ना चाहिए। उन एनआईए को और या भी इंटेलिजेंस को भी इसको काम करना चाहिए। और सबकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि ये वक्त है और एक भरोसे का। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी हो, एनआईए जांच कर रही है, एटीएस उसमें सहयोग कर रही है, लेकिन थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है और भरोसा रखना चाहिए। कहीं पे किसी भी स्तर पे चूक है उसे दुरुस्त भी किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा। आपके आरोप, और इनको मैं खारिज नहीं कर रहा, ये जवाबदेही है सरकार की, क्योंकि राजस्थान में घटना हुई है, लेकिन एक इसी के साथ में कड़ी और जोड़ी जानी चाहिए। जो अब तक की जांच सामने आ रही है कि लाहौर में 2014-15 के दरमियान कोई ट्रेनिंग लेकर के आ जाता है, बैठा रहता है, राजस्थान का ही नहीं है,
हमारे ये बड़े स्तर पे, देश के स्तर पे भी इंटेलिजेंस फेलियर है और हम लोगों को इसमें पॉलिटिक्स नहीं, हमें उस लेकुन अगर कहीं है तो उस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से वो कराची का एक संगठन है दावत इस्लामी, उससे वो जुड़ा हुआ है और राजस्थान के अंदर बैठा हुआ है और उसको संरक्षण मिला हुआ है। आप ये देखिए कि वो आपको खुलेआम धमकी दे रहा है, धमकी देने के बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। सवाल है सर, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो एनआईए अपना काम कर रही है, एनआईए अपना काम कर रही है, केंद्रीय एजेंसी अपना पूरा काम कर रही है। केंद्रीय एजेंसी राज्य सरकार को समय समय पे अवगत कराती रहती है कि कहां पे क्या चीज है, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार उसमें निश्चित ये लग रहा है कि ये राज्य सरकार की इंटेलिजेंस फेल्यूर है, राज्य सरकार को पता होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अगर पहले 11 तारीख को व्हाट्सएप पे है, इसके बाद में वो ये फेल्यूर है, दे रहा है, निश्चित रूप से फेल्यूर है। जिन्होंने सजा मिली उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। सर सस्पेंड से नहीं, बर्खास्त करिए उनको। सस्पेंड से क्या होता है, जब उनको ये पता है। राजस्थान के अंदर कितनी घटनाएं हुई है, करौली की घटना हो गई, जयपुर के अंदर चिकित्सा मंत्री को धमकी दी जा रही है। आप ये बताइए ना, राजस्थान के अंदर चले 3.5 साल गोठवाल साहब से जवाब दिला, राजनीति होती है, हमको भी जीना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, हमको भी जीना है यहाँ पे राजस्थान के अंदर, हमारा भी राजस्थान है, जो हमारे साथ में आ रहा हूँ। गोठवाल साहब, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। अभी जो गर्ग साहब कह रहे हैं कि ये राजस्थान सरकार का फेलियर है, आप मुझे बताइए कि केंद्रीय एजेंसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को लेकर के कहें कि आतंकी हो सकता है, किसी स्टेट की एजेंसी खामोश हो सकती है? आपने काम किया पुलिस में लंबे समय तक, या केवल एक पॉलिटिकल बयान की तरह मैं इसे देखूं? नहीं, जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि एनआईए या विदेश के अंदर जो अपनी रॉ है एक तरह से इंडिया के अंदर, वो बाहर विदेश के इन सारे जो गतिविधि है आतंकवादी, उसके ऊपर नजर रखने का उनकी ड्यूटी है, प्राइमा फेसी ड्यूटी है। तो ये अगर मान लो इस तरह से आप जो बता रहे हैं कि भाई वहाँ कराची के अंदर ट्रेनिंग लेके आया है, तो जरूर एजेंसी को पता है, मेरा ऐसा मानना है। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि गया होगा, आया होगा, सबके इस बारे में उनका विश्लेषण होता है, हर चीज देखी जाती है। ये तो अब आप जांच के अंदर सामने आ जाएगा, लेकिन सिर्फ जाना और आना ही नहीं। आप तो मैं दूसरी बात करूं, इंटरनेट के ऊपर सारा आईएसआई सीरिया में कैसे मार रहा है, ये आप देख के कर सकते हो। जाना ही क्या है, आज यहाँ बैठे बैठे सारा कंट्रोल मतलब उस पे आप यूट्यूब पे देख लीजिए किसी पे कि घटना कैसे कारित करनी है। तो ये चीजें हैं, हमारे जो डिजिटल सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है एडवांस, इसके ऊपर भी एक सिस्टम के तहत नजर रखनी चाहिए थी। वहां पर भी हमारे आप देखिए आईटी एक्ट 2015 से अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ, बना ही नहीं है। तो ये इसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, ये कुछ चीजें, सारी चीजें मिलके ये एक ऐसा वातावरण पैदा कर देती है जिससे लोगों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी के आधार पे इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है, मेरा ये मानना है। अब इसके अंदर ना केंद्र सरकार की ना राज्य सरकार की, मैं ये मानता हूं कि कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकार अपने फेलियर के लिए कुछ भी नहीं करती है, सब अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनको एक्ट करना चाहिए। अगर मान लो वो नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर सुपरविजन, उनके ऊपर इंटेलिजेंस या उनके ऊपर जो भी उनकी एबिलिटी है उसके आधार पे अगर आप उनको काम नहीं देते हो तो इस तरह के घटना परिवर्तित होती है। जी, मैं अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा। चलिए जी, ये तो घटना होती है, अगर आज बीजेपी की सरकार होती, आप अपोजिशन में होते, तो आप लोग भी यही सब कुछ कर रहे होते जो आज बीजेपी कर रही है। इसे मैं खारिज नहीं करूंगा, नया रूप नहीं है ये। किसी भी घटना के बाद में अपोजिशन का या सत्ता पक्ष का गवर्नमेंट होती है, वो अपना एक्शन लेती है, विपक्ष होता है वो अपनी आवाज मुखर करता है कि हमें लगता है कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, इस वजह से वॉइस बनने की कोशिश करते हैं। खैर एनीवे, बट सबसे बड़ी बात यही है कि एक प्रदेश में एक घटना जो हुई, आप भी जाते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं, एक चिंता का विषय बन गया कि वास्तव में कोई आतंकी इस तरह से छिपा हुआ हो और वो इस तरह की घटना को अंजाम दे। मुझे लगता है कि एक नजीर पेश करनी चाहिए, चुनौती है सरकार के सामने। बेशक एनआईए जांच कर रहा हो, लेकिन उन तमाम फैक्ट्स को, क्योंकि पुलिस ने इसे आतंक माना है और आतंक की स्थिति को मानते हुए ही जांच शुरू की है, चाहे एनआईए करे चाहे राजस्थान पुलिस करे।
जी, देखिए इसमें कोई शक नहीं, जो आप कह रहे हैं कि पूरा समन्वय होना चाहिए। ये संकट का समय है देश के लिए। NIA का भी, स्टेट एजेंसीज का भी, और लैक्यूना ढूंढने की जरूरत है, कहाँ चूक हुई है। मैंने बताया ये सब नए तजुर्बे हो रहे हैं। राजस्थान में कोई इतिहास नहीं है कि आतंकवाद में इस तरीके की कोई हत्या कभी भी हुई हो। तो माहौल बदल रहा है, उस हिसाब से टेक्नोलॉजीज और ये सब का बदलाव लाना पड़ेगा, उस दिशा में काम करते रहना है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमको जो अभी ये डिबेट चल रही है या और डिबेटें चल रही हैं देश के सारे चैनलों पे, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि मैं सुरेश जी और सारे साथियों को भी कहूंगा, आक्रोश ठीक है, सब हिले हुए हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कौन इसको पसंद करता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि संविधान हमारे सबसे ऊपर है, वही गीता है। हम उसको नकार के ये कोई सरकारी काम तो है नहीं। अभी सुरेश जी कह रहे थे कि यूपी का चीफ मिनिस्टर जैसे हैंडल कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए साहब, करना चाहिए। राजस्थान में भी वही चीज करना चाहिए। आप पीएफआई को यहाँ पे प्रदर्शन करने की परमिशन दे रहे हो, आप पीएफआई को प्रदर्शन करने की परमिशन दे रहे हो, और यहाँ महावीर जयंती पे 144 लगा रहे हो आप, 144 महावीर जयंती पे लगा रहे हो, पीएफआई को परमिशन दे रहे हो, माल कर रहे हो आप, स्पष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो। स्पष्टीकरण कोई शब्द नहीं है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, अरुण जी मैं क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, जो घटना हुई इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। ये निश्चित रूप से आतंक की घटना है, और इस घटना को उसी परिदृश्य से जांच एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही हैं, डिजिटल सबूतों को जुटाया जा रहा है, कहां कहां क्या क्या संभावनाएं बन सकती है, किसका संरक्षण रहा, कहां जुटे हुए थे, कराची में सब क्या हुआ। निश्चित रूप से सब चीजें फैक्ट सामने आएंगी, लेकिन कभी इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न केवल राजस्थान में, मैं कहूंगा देश में भी ना हो। इसके लिए सतर्कता की बड़ी आवश्यकता है, और जहां धैर्य की जरूरत हो वहां धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही शब्द में कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता जो हम दृश्य देख रहे हैं, तो हमें भरोसा रखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे गेस्ट का, दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।